टीएलएम ट्रिक विथ अनु सर के इस चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम संधि का टॉपिक लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी संधि जो है कि बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है और इसी डिफिकल्ट को हम बहुत ही आसान करने आए हैं आपके सामने, ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से समझें और अपने किसी भी एग्जाम में जो है कि इन सारे प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संधि। ये संधि बहुत ही बड़ा सिलेबस है साथियों, लेकिन हम सारे सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे। हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए संधि की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मगर हम इन तीनों संधियों का सारे भेदों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर स्वर संधि है तो उसमें भी भेद है, अगर व्यंजन संधि है उसमें भी भेद है और विसर्ग संधि में भी भेद है। तो हम आज शुरू करते हैं स्वर संधि के कुछ भागों का वर्णन करते हैं। जैसे स्वर संधि में आपके 8 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर है वृद्ध संधि, फिर है यन संधि, फिर है अयादि संधि, फिर पूर्व रूप संधि, फिर है पर रूप संधि और फिर है प्रकृति भाव संधि। मतलब स्वर संधि के कुल मिलाकर 8 भेद हैं और हम इन आठों भेद का स्टडी नहीं करेंगे, हम आठों भेद का तैयारी नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं का तैयारी करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से हम सिर्फ 5 संधि के बारे में पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसी का तैयारी करेंगे। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यन संधि और अयादि संधि। इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इन्हीं संधियों से बनाए जाते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम दीर्घ संधि का। आइए देखते हैं दीर्घ संधि का परिभाषा क्या है। ये दीर्घ संधि का परिभाषा है कि जब आ, ई, बड़े ई, उ, बड़ा उ एवं वर्ण के पश्चात उनके स्वर्ण वर्ण आते हैं तो इन्हें क्रमशः आ, ई, उ और री हो जाते हैं। उसे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। हालांकि यह बहुत डिफिकल्ट है और इतनी आसानी से आप नहीं समझे होंगे, इसीलिए हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है क, ख, ग, घ, ताकि हम पार्ट बाय पार्ट हर चीज को समझा सके आपको। तो आइए सबसे पहले हम क को समझते हैं और परिभाषा को भी देखते हैं। देखिए, क कहता है कि अ ऑब्लिक आ प्लस अ ऑब्लिक आ बराबर आ। अगर किसी भी शब्द में अ के बाद अगर अ आता है वह भी आ बन जाता है, और आ के बाद अगर अ आता है वो भी आ बन जाता है। फिर कह रहा है कि अ के बाद अगर आ आता है वो भी आ बन जाता है, और आ के बाद भी अगर आ आता है तो वह आ बन जाता है। तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे अद्यापि है, अद्य जोड़ अपि। अब देखिए अद्य है, इसमें अ छुपा हुआ है। अगर हम कहें अद्य, अद्य द में अ छुपा है अद्य, और यहाँ पर अ है तो इसका अ जोड़ इसका अ, जो कि हमने दर्शाया अ जोड़ अ बराबर आ। यहाँ देखिए आ हो गया, अद्या हो गया। यहाँ पर अ जोड़ अ बराबर, यहाँ देखिए अद्या। यहाँ पर ना कि अ नहीं है, यहाँ पर अद्या मतलब आ गया है। तो इसका अ और इसका अ प्लस अ बराबर आ, अगर सभी को मिलाते हैं तो है अद्यापि, यानी कि आ जा रहा है। तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक उसके नीचे देखिए हिमालय को समझिए, हिमालय, इसमें आ की मात्रा है आ, हिमा। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं, देखिए हिम, हिम माने इसमें अ हो गया और आलय जोड़ आलय, इसका आ हो गया, इसका अ और इसका आ। देखिए यहाँ पर अ और आ बराबर क्या हो जाता है आ। तो हो जाता है, मिल जाता है कुल मिलाकर हिमालय, मतलब हिमालय हो जाता है। इसका अ और इसका आ मिलकर जब आ हो जाते हैं तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है और हो जाता है हिमालय। और इसका अ और इसका मिला के हो गया आ, मतलब अ और अ मिलके अगर आ होता है तो भी दीर्घ संधि है, और अ और आ मिलकर भी जब आ होता है तो वह दीर्घ संधि है। क्योंकि परिभाषा में हमने बताया कि अ, आ, ई, उ एवं वर्ण के पश्चात स्वर्ण, मतलब स्वर्ण मतलब इसी के समान जो वर्ण आ जाते हैं। अब देखिए ख में हमने क्या किया है, ये तो अ और आ की बात हो गई, अब इसमें ई की भी बात होती है। देखिए अब बोलता है ई ऑब्लिक ई, मतलब या ये ई या ये प्लस ई ऑब्लिक ई, मतलब फिर वही रिपीट है। अगर ये दोनों के जोड़ से जब ये ई बन जाता है, जिसको हम लोग बड़ी ई बोलते हैं, तो
भी यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, रवि प्लस इंद्र। देखिए रवि, रवि में ई छिपा हुआ है और यहाँ पर ई है। जैसे रवि, बी बोलते हैं उसमें ई, वो ई और ये ई, मतलब ई प्लस ई बराबर, देखिए बड़ी यहाँ पे हो गया रविंद्र। तो ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, हमको इन सब चीजों पर ध्यान देना है कि ई जोड़ ई बराबर अगर ई हो रहा है तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे प्रश्न पूछता है कि रविंद्र, रविंद्र दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यन संधि है, आदि संधि, कौन है? तो इसका हम संधि विच्छेद करके देखेंगे किससे जुड़कर क्या बनता है। तो उसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे देखेंगे कि ई जोड़ ई बराबर बड़ी हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। एज इट इज ये भी ऐसे ही होगा। अब इसके बाद है ऊ। देखिए इसमें क्या बोलता है, ऊ या ऊ, मतलब ऊ ऑब्लिक ऊ, मतलब ये ऊ या ऊ प्लस ऊ बराबर अगर बड़ी ऊ बड़ा ऊ हो जाता है तो उसे भी हम दीर्घ संधि की श्रेणी में लाएंगे। जैसे कि देखिए भानु जोड़ उदय, मतलब ऊ और ऊ, भानु, इसमें ऊ और ये ऊ और ऊ जुड़कर बड़ा हो जाता है, यानी कि भानुदय हो जाते हैं। यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब इसी तरह वधुत्सव, देखिए वधु, इसमें ऊ छुपा हुआ है और यहाँ पर ऊ है। ऊ प्लस ऊ बराबर अगर ऊ हो जाते हैं तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण है वधुत्सव। ठीक है। अब इसके बाद है घ में है री का। री में क्या बोलता है, री ऑब्लिक री प्लस री ऑब्लिक री बराबर अगर री हो जाता है, उसके समान री हो जाता है, तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे मातृ जोड़ ऋणम, मातृ, इसमें भी री, यहाँ पे भी री जोड़ री हो गया मातृ, री जोड़ क्या आ गया री, तो मातृनम। तो यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। यह होत्री प्लस रिकार, होत्री मतलब इसमें भी री, यहाँ भी री प्लस री बराबर री आ रहा है होत्रिकार। तो यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यह रहा आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और हमने जो बोला है उसको समझिए। बहुत ही आसानी से आप समझेंगे क्योंकि हमने इसका क्लासिफिकेशन उसी तरीके से किया है। जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है दीर्घ संधि में, उन सब का अलग अलग, जैसे अ और आ का अलग, ई और ई का अलग, उ और ऊ का अलग, और री और री का अलग। इन्हीं चारों में से कोई एक उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए दूसरा जो संधि है, स्वर संधि का जो दूसरा भाग है गुण संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि, उसे हम समझते हैं। गुण संधि की परिभाषा देखिए क्या है कि जब अ या आ के बाद, ध्यान से समझिए, अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ अथवा री या री आते हैं तो उनको क्रमशः ए ओ और अल हो जाते हैं। ये ए ओ और अल गुण संधि कहलाते हैं। समझिए किसके बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर इन सब शब्दों का प्रयोग होता है तो अ के बाद अगर ई का प्रयोग होता है तो वह ए हो जाएगा। इसी बात को यह समझाना चाह रहा है कि अगर इन शब्दों के बाद अगर ई या ई, ऊ या ऊ, री या री आते हैं तो वह ए ओ और अल हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं और इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण देखिए क, इसका भी हमने क्लासिफिकेशन किया ताकि आप आसानी से समझे। देखिए इसका क क्या कहता है कि अ जोड़ ई, अगर अ के बाद ई आता है तो वह ए हो जाएगा। यदि आ के बाद ई आता है तो वह भी ए हो जाएगा। अगर अ के बाद बड़ी ई होता है तो वह भी ए हो जाएगा। अगर आ के बाद बड़ी ई होता है तो वह भी ए हो जाएगा। मतलब इन चारों के बाद जो चीज भी ई आता है, अ के बाद ई आए तो भी, आ के बाद ई आए तो भी, अ के बाद ई आए तो भी, आ के बाद ई आए तो भी वह ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, गण जोड़ इंद्र। अब देखिए गण, इसमें अ और इसमें ई, ये अ ई हो गया, गण अ, इसमें ई, अ और ई जोड़ के ए हो गया, क्योंकि हम क्या बोलते हैं गणेन्द्र, यानी कि ए हो गया। तो परिभाषा के अनुसार यह बिल्कुल सही है। गण, इसमें अ छुपा है और इसमें ई इसमें डायरेक्ट है, तो अ और ई जोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं गणेन्द्र, यानी ए हो गया यहाँ पर। अब देखिए इस तरह उप जोड़ इंद्र, उप, इसमें अ छुपा हुआ है और ई यहाँ पर है, तो अ जोड़ ई बराबर ए। उप जोड़ इंद्र को हम क्या बोलते हैं, उपेंद्र, ए बन गया। जब ए बन गया तो ये परिभाषा के अनुसार यह गुण संधि है। तथा जोड़ इति, तथा में क्या छुपा, आ, और यहाँ पर ई है, तो आ अभी क्या होगा ए, तथा जोड़ इति को हम क्या बोलते हैं तथेति, मैंने यहाँ पर भी ए हो गया।
तो ये अ ई जोड़ ए, आ और ई जोड़ ए, आ और ई जोड़ ए, अगर इस तरह का शब्द अगर आता है, हम संधि विच्छेद करके लाते हैं, तो उसे हम गुण संधि की श्रेणी में लाएंगे। अब इसका अगला जो पार्ट है वह है अ जोड़ उ बराबर अगर ओ होता है। देखिए, अ जोड़ उ बराबर ओ होता है, आ जोड़ उ बराबर ओ होता है, अ जोड़ उ बराबर होता है, या आ जोड़ उ बराबर होता है, मतलब किसी भी जोड़ में अगर ओ आ जाता है तो वह भी गुण संधि का उदाहरण। इस देखिए, इसका उदाहरण क्या है, सर्व जोड़ उदय। सर्व, इसमें भी अ छुपा है और यहाँ उ है, तो अ जोड़ उ बराबर हो गया ओ, और इसको अगर जब हम संधि करते हैं तो होता है सर्वोदय। संधि विच्छेद करते हैं तो सर्व जोड़ उदय होता है, यानी कि इसमें अ होता है और यहाँ पर उ है, उसको जोड़कर हम ओ करते हैं, और अगर टोटल करते हैं सर्व हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे यहाँ बोला है कि अ जोड़ उ अगर ओ हो गया तो भी गुण संधि होगा। उसी तरह वन जोड़ उत्सव, वन न में अ छुपा है, यहाँ पर उ है, तो अ और उ जोड़कर ओ हो गया, उसका टोटल क्या बनता है, वनोत्सव, यानी कि ओ आ गया, वनो यानी ओ आ गया, तो वह हो गया गुण संधि का उदाहरण। इसके बाद है गंगा जोड़ उदकम। गंगा, इसमें आ है और यहाँ पर उ है, आ और उ जोड़कर भी ओ बनते हैं, इसका उदाहरण है गंगोदकम, ओ हो गया, तो यह गुण संधि की श्रेणी में आता है। ठीक इसी प्रकार ग है, अ जोड़ री, अ जोड़ री ऑब्लिक री बराबर और होगा, मतलब अ जोड़ री हो या अ जोड़ री हो, वो दोनों मिलकर और ही होंगे। अ जोड़ री हो फिर भी और होगा, अ जोड़ री हो फिर भी और होगा, ये आपका ऑब्लिक है। इन दोनों, अ जोड़ ये हो या अ जोड़ ये हो, बराबर और ही होगा। और अगर नहीं अ जोड़ री हो तो और हो गया, अ जोड़ री हो तो अल हो गया। और इसके बाद आ जोड़ री हो तो और हो जाता है, और आ जोड़ री है तो अल हो जाता है। यह इसका परिभाषा है। अब इसको देखिए, हम समझते हैं। देव जोड़ ऋषि, तो देव मतलब इसमें अ है, यहाँ पर री है, तो अ और री है, इसके अनुसार अ और री है, वह और हो जाता है। देखिए, और हो गया, हो गया देवर्षि। देव जोड़ ऋषि, अ जोड़ री बराबर और बराबर देवर्षि। उसी प्रकार है सप्त जोड़ ऋषि, इसमें भी अ, इसमें भी री, तो और हो गया, तो हो गया सप्तर्षि। महाजोड़ ऋषि, महा में आ हो गया, इसमें री जुड़ गया, ते भी हो गया और हो गया महर्षि। तो ये थे गुण संधि के उदाहरण। तो साथियों, आज हम, क्योंकि संधि बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही परेशानी युक्त चैप्टर है, टॉपिक है, इसलिए एक एक संधि, दो दो संधि को लेकर ही हम आपके पास आएंगे, ताकि आप आसानी से इसको समझे, वरना बहुत ही बोझिल हो जाएगा और आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि हम किस संधि का कौन सा परिभाषा और किस संधि का कौन सा उदाहरण है। तो आज बस इतना ही। संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि के जो भेद हैं उसको हम आपके सामने लाए, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, वो भी बोरिंग होने लगता है, इसलिए आज बस स्वर संधि के दो भेद, दीर्घ और गुण संधि, हम आपके सामने लाए हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर से मेरा वही रिक्वेस्ट, जो ही मेरे नए व्यूअर हैं वो देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम आपके इस कार्य को बहुत ही ईमानदारी से करते रहें, और मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ता रहे, ताकि हम बहुत ही जोश से इस काम को करें। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। फिर हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने व्याकरण का। आप इसे देखते रहें, प्यार देते रहें। सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।